हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं यस मनी, आप सारे बच्चों का प्यारा सा फिजिक्स टीचर। और स्टूडेंट्स, मैग्नेटिज्म चैप्टर के एक और लेसन में आप सारे स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम करता हूं। हम लोग धीरे धीरे करके ना फिजिक्स पे विजय प्राप्त करते जा रहे हैं। एक एक चीज को क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके पीछे का वजह क्या है, बिल्कुल डिटेल्ड में जानते जा रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये हो क्यों रहा है, इसे ऐसा क्यों बोलते हैं। और डिटेल में जानते जानते आज हम लोग मैग्नेटिक डायपोल एंड एक्स्ट्रा टर्म में आ गए हैं, या यूं बोलिए कि मैग्नेटिक डायपोल का दूसरा पार्ट। इससे पहले मैग्नेटिक डायपोल का एक पार्ट मैं पढ़ा चुका हूं, मैग्नेटिक डायपोल 2 एंड एक्स्ट्रा टर्म में आ गए। ओके, बच्चे पूछेंगे कि सर मैग्नेटिक डायपोल 2 तो समझ में आ रहा है। बच्चे बोलते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल 2 तो समझ में आ रहा है सर, कि मैग्नेटिक डायपोल को आप आगे बढ़ाइएगा, कुछ छूटा हुआ होगा वो भी पढ़ाइएगा। और आप पढ़ने वाले बच्चे तो आपको पता होगा कि क्या क्या छूटा हुआ है। सर ये एक्स्ट्रा टर्म क्या है सर? तो सुनिए मेरे स्टूडेंट्स, होता क्या है ना कि आप जब स्टडी करते हैं क्लास 12 में, तो मैग्नेटिज्म चैप्टर में कुछ कुछ ऐसा टॉपिक आपको जानना है ना, ऐसा टॉपिक जो कि ज्यादा रिलेट नहीं करता है किसी से। तो जब ज्यादा रिलेट, जैसे कि हम लोग मैग्नेटिक डायपोल पढ़े, तो मैग्नेटिक डायपोल में जितना भी पढ़ना वो मैं सबके सब एक साथ मिला दिया, टॉपिक का नाम रख दिया मैग्नेटिक डायपोल। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जिसका छोटा छोटा रिलेशंस किसी के साथ नहीं है, तो उसको मैं एक्स्ट्रा टर्म में रख दिया, मतलब अलग से ये टॉपिक हो गया। फिर आगे तो हम लोग का क्लास एकदम बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है। हम लोग जितने अच्छे से फिजिक्स को सजाए हैं कि किसके बाद कौन टॉपिक पढ़ा जाए कि बच्चों को ज्यादा समझ में आए, या किसके बाद कौन टॉपिक पढ़ा जाए कि बच्चों को समझ में आ जाए, इसके बाद कौन टॉपिक पढ़ा जाए कि बच्चों को ज्यादा समझ में आए। तो जिस तरीके से हम लोगों ने फिजिक्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज किया, ऑर्गेनाइज्ड वे में मजा आ जाता है देखकर, लगता है हाँ क्या बात है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक डायपोल 2 का। ओके, आज सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो बच्चे पीछे का क्लास नहीं किए उनको मैं बता दूं कि मैग्नेटिक डायपोल दो इक्वल मजबूती का, यानी इक्वल पोल स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक पोल होता है, जिसका नेचर अपोजिट होना चाहिए, एक नॉर्थ एक साउथ होना चाहिए। याद आ रहा है हल्का फल्का? जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, प्लस एंड माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आपको यह भी पता होगा मेरे लोयन कि जो हमारा मैग्नेटिक डायपोल होता है इक्वल एंड अपोजिट नॉर्थ पोल होता है और साथ साथ में साउथ पोल होता है। याद आ रहा है हल्का फल्का? फिर से कह रहा हूं, इक्वल एंड अपोजिट नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल। तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं कि मैग्नेटिक जो डायपोल होता है, मैं पढ़ा भी चुका हूं कि दुनिया का हर एक जो चुंबक वगैरह होता है, खास करके जो वार मैग्नेट, ये अपने आप में एक मैग्नेटिक डायपोल है। क्यों? क्योंकि कोई भी चुंबक लीजिएगा, बार मैग्नेट लीजिएगा मेरे बच्चे, तो इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल तो दोनों होने वाला है। साथ साथ में जितना स्ट्रेंथ नॉर्थ का उतना स्ट्रेंथ साउथ का, तो नेचर अपोजिट हो ही गया। मजबूती किसी चुंबक के दोनों पोल का सेम ही होता है, ऐसा तो नहीं कि नॉर्थ का अलग मजबूती होगा साउथ का अलग। एक चुंबक का पार्ट है तो सेम ही रहता है। तो मजबूती सेम है मेरे बच्चे, मजबूती सेम होने के साथ साथ अपोजिट नेचर है, तो हर एक वार मैग्नेट को हम लोग बोलते थे मैग्नेटिक डायपोल। याद आ रहा होगा? तो आज हम क्या करने वाले हैं कि इस मैग्नेटिक डायपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और देखेंगे टॉर्क कितना लगता है। टॉर्क के कारण जो घूमता है गुन 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 गुन, देखिए मैं आपको याद दिलाता हूं हल्का सा। देखिए, मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोला तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके माइंड में आ गया होगा, ओ सर आप ये समझाना चाह रहे हैं सर, हम समझ गए आप कहां से रिलेशन जोड़ना चाह रहे हैं सर। हाँ, मेरे पढ़ने वाले बच्चे बोलेंगे, ओ सर आप ये समझाना चाह रहे हैं सर, हम समझ गए सर, आप इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेशन जोड़ने वाले हैं कि इधर प्लस चार्ज और इधर माइनस चार्ज है। याद है बच्चे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते थे तो इस पर टॉर्क लगता था। किसी को याद है कि हमारा ये डायपोल का चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, तो प्लस क्यू पर फोर्स लगेगा क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और माइनस क्यू पर भी फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई। मैं कह रहा हूं माइनस क्यू पर भी फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, और उस पे उधर फोर्स, इस पे इधर फोर्स, इसकी वजह से ये घूम जाता है सेंटर के अबाउट। याद है? और टॉर्क कितना लगता था? किसी को याद आ रहा है? P क्रॉस E। हल्का फल्का याद कीजिए कि यहां टॉर्क आता था P क्रॉस E, नहीं P साइन थीटा। वेक्टर को तोड़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को अलग करेंगे, तो P क्रॉस E का जो वैल्यू आ जाएगा वो P साइन थीटा हो जाएगा।
अच्छा यहां कितना टॉर्क लगेगा ये बता सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में जब हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल भाई साहब को रखेंगे तो उस मैग्नेटिक डाइपोल भाई साहब पे कितना टॉर्क लगेगा, कोई बच्चा बता सकते हैं? बोलिए यस सर, चिल्लाकर बोलिए यस सर, बता सकते हैं सर? भाई यस मनी सर का साथ है तो डरने का क्या बात है, बोलते हैं ना आपके सीनियर। आप भी बोलिएगा बढ़िया से पढ़िएगा तो कि सर फिजिक्स एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा, बसरते हाँ बैसाखी के सहारे मत चलिए, अपने ऊपर जितना कर सकते हैं काम उतना काम कीजिए। सारा जिम्मेवारी और सारा काम आप टीचर के ऊपर सौंपिएगा तो कुछ भी नहीं कर पाइएगा, कभी नहीं, कोई नहीं आज तक कर पाया। आप क्या, मैं क्या, कोई नहीं, मैं रहूं या मेरे घर के कोई लोग रहें या कोई और फैमिली परिवार के लोग रहें, कोई नहीं कुछ कर पाया जब दूसरे के ऊपर हमेशा जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपते रहता है। जो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वही लाइफ में आगे रहता है, इसका बहुत बड़ा असर मिलता है भाई, हम देख चुके हैं आगे जाके, हम लोग अपनी लाइफ में अप्लाई किए हैं। तो मैंने क्या बोला आप लोगों से कि यहां टॉर्क क्या लगने वाला बताइए तो भैया? ऐसे ही जहां P होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो मैग्नेटिक डाइपोल का क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M ही ना होगा। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड E होता था यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, M क्रॉस B, बस वहां P क्रॉस C टॉर्क, यहां M क्रॉस B। M हो गया हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, B हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल सी बातें हैं। तो इसी को अभी डिराइव करना है। तो मेरे बात बच्चे, मैं क्या कह रहा हूं कि मान लीजिए ये हमारा नॉर्थ पोल है, एग्जाम्पल के लिए नॉर्थ पोल, और ये हमारा साउथ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड में हम इसे रखे। तो जैसे जिस धुन पर इसे मैं आपको समझाया था, इलेक्ट्रिक डायपोल पर लगने वाला टॉर्क जिस धुन पर समझाया था, मैग्नेटिक डायपोल का भी टॉर्क उसी लय पे आपको समझाता हूं, उसी धुन पर। देखिए समझिएगा, मुझे यह बताइए कि जब हम मैग्नेटिक डायपोल का रखे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म है, समान हर जगह समान मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस नॉर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग फोर्स लगेगा। मैं पहले बता चुका हूं कि नॉर्थ जो पोल होता है वो पॉजिटिव चार्ज के इक्विवेलेंट होता है, तो नॉर्थ पे जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग लगेगा। और साउथ पर जो फोर्स लगेगा, साउथ इस पर देखिए, यहां साउथ पर जो फोर्स लगेगा मेरे बच्चे, साउथ पोल पर, वो मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? वहां लगता था Q इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज के जगह पर यहां पोल स्ट्रेंथ आता स्मॉल m ना, याद कीजिए, हल्का फल्का काम चलाने भर धुंधला धुंधला, मैं बता चुका हूं कि वहां पे चार्ज होता है तो यहां पे मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ होता है, पोल की मजबूती होती है। तो इस पे टॉर्क लगेगा m क्रॉस, फोर्स लगेगा m क्रॉस b, और इस पे उल्टा में लगेगा फोर्स m इंटू b। तो देखिए, तो इस पे फोर्स mb, इस पे फोर्स mb, और दोनों अपोजिट में, तो ये ऐसे घूम जाएगा टुई, ऐसे घूम जाएगा टुई, ये ऐसे घूम जाएगा टुई। हाँ कि ना जी भैया, घूमेगा ना जी, ये ऐसे घूम जाएगा टुई, ऐसे घूम जाएगा टुई, और टुई घूम रहा है तो टॉर्क लग रहा है, टुई घूम रहा है तो टॉर्क लग रहा है, दोनों पे, दोनों में सेम तरीके से टॉर्क लग। देखिए, ये इसको इधर घुमा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, और ये भी इसको इधर, दोनों एक ही ओर घुमा रहा है, एक ही ओर। ऐसा नहीं कि एक इधर घुमा रहा है और दूसरा इधर घुमा रहा है, ऐसा नहीं। देखिए, एक इधर घुमा रहा है और दूसरा नहीं कि ऐसे उल्टा में घुमा रहा, नहीं। अगर ऐसे होता कि एक इधर घुमाता और दूसरा इधर घुमाता तो माइनस करते दोनों के टॉर्क को, लेकिन एक इधर घुमा रहा, दूसरा भी इधर ही घुमा रहा, दोनों सेम सेंस में, तो दोनों पे टॉर्क निकाल कर जोड़ देंगे। बस काम कर लेते हैं जल्दी 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 जल्दी, जैसे हम लोग करते आए हैं, जैसे हम लोग पहले करते हैं और वैसे जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्या करते हैं ना कि मैग्नेट का लंबाई 2d मान लेते हैं या 2l मान लेते हैं, जो ही मान लीजिए 2d मान लीजिए, ये डिस्टेंस d, तो ये भी d, 2d, मैग्नेट का लंबाई 2d मान लिया, ओके। और तो आपको पता है ना कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो m वेक्टर होगा, m वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा छोटा छोटा फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। m वेक्टर जो होगा वो नॉर्थ, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है, जैसे निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता था p वेक्टर। p वेक्टर मतलब क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और यहां पे m वेक्टर मतलब क्या? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो ये मान रहे हैं ना मेरे शेर कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ये देखिए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमारा मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ओके बच्चे। तो अगर मैं बात करूंगा कि इस पे कितना टॉर्क लगेगा, इस पे कितना टॉर्क लगेगा, दोनों टॉर्क को हम लोग जोड़ देंगे, हमारा काम हो जाएगा, ओके। तो चलिए पहले मैं निकालता हूं
टॉर्क ऑन नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। तो आप लोग को पता है इसका टॉर्क का नाम टाउ1 दे देते हैं। आप लोग को पता है बच्चे कि टॉर्क बराबर होता है फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैं सब पढ़ा चुका हूं। जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए कि फोर्स टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर सेपरेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टॉर्क इक्वल टू। ओके, तो अगर हम नॉर्थ पोल पे टॉर्क निकालें, नॉर्थ पोल पे टाउ1, तो ये हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर? क्लियर मेरे लॉयन, क्लियर मेरे शेर? यस सर, यस सर, यस सर। बताइए फोर्स कितना लग रहा है इस पे? फोर्स एमबी, फोर्स एमबी लग रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? देखिए ये है हमारा फोर्स, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा फोर्स, ये हमारा फोर्स, ये हमारा फोर्स। तो फोर्स को अगर हम ऐसे बढ़ाएं, ऐसे बढ़ाएं, ऐसे बढ़ाएं, इस फिगर को जूम करके उधर बना दूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो फोर्स को हम आगे बढ़ाएं तो ये जो लेंथ मिलेगा ना, ये लंबाई, यही होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही लंबाई। कि फोर्स का जिस पॉइंट के अबाउट ये घूमेगा, गन 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 घूम 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 घूम, तो ऐसे जिस पॉइंट के अबाउट ये घूमेगा, इस फोर्स का उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। याद आ रहा है हल्का फल्का? इसमें भी मैंने पढ़ाया था, इसलिए मैं कहता हूं कि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूं रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन नहीं कीजिएगा भूल जाइएगा, फिर आज भूलिएगा ना तो अपने अंदर कमी नहीं महसूस होगा, नहीं लगेगा कि नहीं सर मेरी गलती है, मैंने कमी रिवीजन नहीं किया। सीधा टीचर के ऊपर जाता है दम, सीधा टीचर को ऐसे बांध से मारता, छलनी कर देता है टीचर के सीना को स्टूडेंट्स कि पता नहीं कैसे मास्टरवा पढ़ा रहा है, पत्ते न चलता है, पता नहीं कैसे पढ़ा रहा है मास्टर, पत्ते नहीं चलता। कहां पता चलेगा भाई? आप ही नहीं मेहनत करने के लिए तैयार रहिएगा तक दुनिया हाथ पकड़ के आपको पास करवाएगा, दुनिया हाथ पकड़ के आपको टॉपर बनाएगा। दिमाग में जो नॉलेज है क्या आपको माथा पकड़ के डालेगा, सर पकड़ के दिमाग में डालेगा? नहीं ना, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखिए। चलिए, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? देखिए कैसे होगा, मैं बोला था कि ये अगर थीटा है, ध्यान से देखिएगा, ये थीटा है, इसी का अलग फिगर मैं बना दूंगा, इधर टेंशन मत लीजिए। ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, क्यों? क्योंकि ये थीटा है और ये लाइन और ये पैरेलल है दोनों, तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा। तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा बच्चे। तो आपको याद है हल्का फल्का कि ये लेंथ हो जाएगा डी साइन थीटा। एक सेकेंड, ये डी, हाँ मैं कह रहा हूं कि आधा है डी, आधा है डी और ये एंगल थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? डी साइन थीटा। आप लगा सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस करके, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा यही आर परपेंडिकुलर, तो जो आर परपेंडिकुलर है हमारा, ये हो जाएगा डी साइन थीटा। डी साइन थीटा मैंने लिखा, डी साइन थीटा। ओके, तो एम बी गुना आर परपेंडिकुलर जो हो गया हमारा डी साइन थीटा। ओके, ये हुआ टाउ1, टॉर्क ऑन नॉर्थ पोल। और वैसे ही अगर मैं निकालूं टॉर्क ऑन साउथ पोल, तो टॉर्क ऑन साउथ पोल जिसको हम बोल रहे हैं टाउ2, 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 तो साउथ पोल पे भी टॉर्क कितना लगेगा भाई? वही फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ की ना जी? हाँ जी, हाँ की ना जी? हाँ जी, हाँ की ना जी? हाँ जी, हाँ जी। फोर्स कितना लग रहा है इस पे भी? एम बी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके लिए भी वही होगा, सिमिलरली इसको आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे बन जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये भी हो जाएगा डी साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा तो ये थीटा तो ये थीटा, देखिए ये थीटा तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो डी साइन थीटा हो जाएगा। ओके, यानी इस पे भी टॉर्क लगेगा सेम एम बी इंटू डी साइन थीटा, और इस पे भी एम बी इंटू डी साइन थीटा। तो टोटल टॉर्क निकालेंगे तो दोनों जो टाउ1 टाउ2 आए इसको जोड़ेंगे कि घटाएंगे, ये बताइए। टाउ1 टाउ2 जो नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को घुमा रहा है, ये सेम सेंस में घुमा रहा है कि उल्टा सेंस में? सेम सेंस में, दोनों इधर एक की तरफ घुमा रहा है। ओके, फिगर के अकॉर्डिंग दोनों एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। ओके, तो टोटल टॉर्क निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ देते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, सेम सेंस में घुमा रहा तो बस निकल जाएगा टॉर्क की वैल्यू, जिसकी चाहत थी वो निकल जाएगा। और वैसे भी पीछे से अगर स्ट्रॉन्ग के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना, तो इसको डिराइव करना कोई बड़ा हार्ड नहीं है। मैं अगर नहीं भी पढ़ाऊंगा ना तो भी आप डिराइव कर लोगे अपने समझ कर, तो भी आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके अपने बना निकाल लीजिएगा। ओके,
सो टोटल टॉर्क ऑन डाइपोल, डाइपोल का मतलब मैग्नेटिक डाइपोल की बात कर रहे हैं, टोटल टॉर्क ऑन डाइपोल, सो टोटल टॉर्क ऑन डाइपोल। ओके, तो डाइपोल पे अगर टोटल टॉर्क टाउ निकालेंगे बच्चे तो ये हो जाएगा हमारा टाउ 1 प्लस टाउ 2 के इक्वल। टाउ 1 कितने का है भाई? तो टाउ 1 है हमारा एम बी साइन थीटा, एम गुना कैपिटल बी साइन थीटा, प्लस टाउ 2 कितना है? उतना ही है, एम बी साइन थीटा। ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा टोटल टॉर्क? 2 एम बी साइन थीटा। ओके, अच्छा मुझे एक बात और जरा बता दीजिए कि 2 एम बी साइन थीटा हुआ तो यहां जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये बता दीजिए। यहां जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, नॉर्थ और साउथ के बीच की दूरी 2d है, डी नहीं 2d है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ गुना सेपरेशन। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट चार्ज इंटू सेपरेशन होता था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पोल स्ट्रेंथ इंटू सेपरेशन। तो पोल स्ट्रेंथ हमारा स्मॉल एम और सेपरेशन 2d ना, तो एम इंटू कुछ छूट गया, क्या छूट गया? डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। ओके, एम बी, अच्छा डी साइन थीटा छूट गया ना, एम बी डी साइन थीटा और एम बी डी साइन थीटा। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि डाइपोल मोमेंट कितना होगा हमारा? एम इंटू डी की एम इंटू 2d, एम इंटू 2d, सेपरेशन 2d है, तो एम इंटू 2d जो बचा हमारा, एम इंटू 2d है, देखिए एम इंटू 2d जो आया यहां, एम और 2 और d, इसको एक साथ रख लेते हैं, एम इंटू 2d को, एम इंटू 2d को एक साथ रख लेते हैं इंटू बी साइन थीटा। ये देखिए बच्चे, सॉल्व करेंगे तो एम इंटू 2d क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम, तो कैपिटल एम बी साइन थीटा। आप इसी के ऐसे लिख दीजिए, टॉर्क की वैल्यू आप यहां से लिख सकते हैं, टॉर्क की वैल्यू कितना? कैपिटल एम बी साइन थीटा। और नहीं, मैं कह रहा हूं और नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर टर्म में कि टॉर्क वेक्टर जो आ जाएगा एम क्रॉस बी। अब एम क्रॉस बी क्यों लिखते हैं तो आपको पता ही है, एम क्रॉस बी क्यों लिखते हैं मैंने बताया है ना आप लोगों को कि टॉर्क इस पे जो एम बी साइन थीटा लगा, तो एम बी साइन थीटा को अगर वेक्टर में लिखेंगे तो एम क्रॉस बी लिख सकते हैं। जैसे ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, या ए बी साइन थीटा को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखते हो, वैसे ही एम बी साइन थीटा को एम क्रॉस बी लिख सकते हैं ना, क्योंकि एम और बी जो मैग्नेटिक पोल इसी के बीच का एंगल थीटा है, तो एम बी साइन थीटा को एम क्रॉस बी लिख सकते हैं। हाँ, कभी कभी ये बच्चे पूछते हैं कि एस मनीष सर इस पे जो टॉर्क लिखे एम बी साइन थीटा, वो बी एम साइन थीटा अगर यहां लिख सकते हैं ना? हाँ, एकदम लिख सकते हैं बी एम साइन थीटा यहां, तो बी एम साइन थीटा लिखने पर सर बी क्रॉस एम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं बी क्रॉस एम, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अपने मत थोड़ी ना हम एम बी साइन थीटा या एम बी एम क्रॉस बी कर दिए, बल्कि जो टॉर्क जिस डायरेक्शन में लगता है ना, वो सच में एम क्रॉस बी, जैसे एम ऐसे तिरछे, देखिए एम तिरछे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ की ओर, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो अगर एम क्रॉस बी कीजिएगा तो टॉर्क अंदर की ओर आएगा, तो इस पे सच में डाइपोल पे जो टॉर्क लगेगा एम क्रॉस बी यानी प्लेन के अंदर। अब बी क्रॉस एम कीजिएगा तो बी क्रॉस एम बाहर की ओर आ जाएगा, बी को एम की ओर घुमाइएगा तो बाहर की ओर टॉर्क नहीं लगता है। तो ऐसा नहीं कि अपने मन से एम क्रॉस बी लिख दिए, बल्कि जो टॉर्क का डायरेक्शन होता है ना, सच में एम क्रॉस बी के डायरेक्शन में होता है। क्लियर हो गई ये चीजें? यही तो करनी है। तो चलिए हेडिंग की जिस फिगर को जूम करके नोट कीजिएगा तो मैं इधर बना देता हूं, कौन सी बड़ी बात है, छोटा सा तो चीज है। जूम करके माइंड में जूम करने आता है तो अच्छी बात है, नहीं करने आता है तो कोई बात नहीं है, मैं तो आपके साथ हूं ना, मैं आपके साथ हूं बच्चे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए जरा हेडिंग कीजिए, हेडिंग कीजिए, हेडिंग तो कर रही है आप लोग आज का क्लास, तो टॉपिक कीजिए। कितना नंबर ये जाएगा? 1 2 3 के बाद 4 नंबर जाएगा, 4 1 2 3 के बाद 4 नंबर। हाँ, 4 नंबर में इसको डालिए, 4 नंबर में 3 पीछे क्लास में देखे ना, एक्सियल पे मैग्नेटिक फील्ड, इक्वेटोरियल पे मैग्नेटिक फील्ड, किसी अन्य पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो 3 देखे थे, इसको 4 नंबर में लिखिए। 4 नंबर में टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, 4 नंबर में लिखिए बच्चे, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल when 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 torque on magnetic dipole when placed in uniform external magnetic field, ध्यान दीजिएगा, when placed in uniform external magnetic field, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बच्चे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, फिर से कह रहा हूं, ये यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म रहेगा ना तो यहां पे अलग मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे अलग, तो इसकी वजह से इस पे लगेगा अलग फोर्स, इसके पर लगेगा अलग फोर्स, तो अलग अलग फोर्स लगने के कारण ना
ये क्या होगा कि दोनों पे टॉर्क सेम नहीं लगेगा, टॉर्क अलग अलग लगेगा, जो कि हम लोग को नॉन यूनिफॉर्म नहीं पढ़ना होता है। और अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, वो तो हेडिंग आप लोग कर रही है ना, इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हेडिंग तो कर ही ली है, टॉर्क और मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हेडिंग पहले कर लीजिए। टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चलिए तो हेडिंग कर लिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये हेडिंग कर लिए तो बहुत अच्छी बात है मेरे शेर। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर नॉन, देखिए अभी यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड, तो जितना इस पे इधर फोर्स उतना इस पे इधर, क्यों? क्योंकि एम तो दोनों के लिए सेम है, एक ही चुंबक का पोल स्ट्रेंथ तो सेम ही ना होता है, तो एम दोनों पॉइंट के लिए सेम है। और मैग्नेटिक फील्ड बी हमारा यूनिफॉर्म है, तो जितना इस पे फोर्स उतना इस पे, और दोनों उल्टा डायरेक्शन में लग रहा है, इस पे इधर इस पे इधर, तो मैग्नेटिक डायपोल पे नेट फोर्स जीरो हो गया। यूनिफॉर्म में रखे तो नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो हुआ, लेकिन टॉर्क जीरो नहीं, बल्कि टॉर्क के कारण ये ऐसे घूम रहा है। इस पे टॉर्क जीरो नहीं, बल्कि टॉर्क के कारण ऐसे टू ऐसे घूम रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। ओके, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे ना तो फोर्स जीरो नहीं होगा। यूनिफॉर्म में तो फोर्स जीरो है ना, टॉर्क जीरो नहीं है, लेकिन फोर्स तो जीरो है ना यूनिफॉर्म में, तो फोर्स नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि उल्टा डायरेक्शन में दो इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स रहता तो बैलेंस कर लेता, तो फोर्स हो गया यहां पे जीरो। लेकिन मेरे बच्चे मैं कह रहा हूं कि नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो इस पे अलग फोर्स लगेगा, इस पे अलग, तो बैलेंस नहीं आएगा। तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, उसमें सिर्फ रोटेशनल मोशन नहीं होगा डायपोल में, ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा, चलने लगेगा। नेट फोर्स बॉडी पे होगा तो वो ट्रांसलेट करता है, नेट टॉर्क के कारण घूमता है और नेट फोर्स के कारण ट्रांसलेट करता है, तो ये ट्रांसलेट करने लगेगा। ओके, तो खैर हमको नॉन यूनिफॉर्म के बारे में नहीं पढ़ना है, टेंशन नहीं ज्यादा लेना। ओके, ये चीजें क्लियर हो गई, ये चीजें क्लियर हो गई, हेडिंग कर लिए। हेडिंग के तो लिखिए, let an magnetic dipole या बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डायपोल भी लिख सकते हैं, let an magnetic dipole। अच्छा एक चीज और, जहां हेडिंग किया है ना टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल, तो मैग्नेटिक डायपोल के ब्रैकेट में बार मैग्नेट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग कल ही बता चुके हैं पीछे क्लासेस में कि हम लोग स्पेशली पढ़ते हैं बार मैग्नेट के बारे में। तो जहां लिखे ना ऊपर मैग्नेटिक डायपोल, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल, तो वहां ब्रैकेट में कर लीजिए बार मैग्नेट। ओके, ताकि ये माइंड में रहे कि हम लोग बार मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे हैं। वैसे सब पे टॉर्क यही आता है, लूप वगैरह रखेंगे तो सब पे टॉर्क का फॉर्मूला यही आता है, डेरिवेशन का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन टॉर्क यही आता है। ओके, तो लिखिए आप लोग, लेट एन मैग्नेटिक डायपोल, ब्रैकेट में यहां भी कीजिए बार मैग्नेट। हेडिंग में सुधार करने के बाद नीचे लिखिए लेट एन मैग्नेटिक डायपोल, यहां भी ब्रैकेट में कीजिए बार मैग्नेट, विच पोल स्ट्रेंथ इज स्मॉल एम, विच पोल स्ट्रेंथ इज स्मॉल एम, विच पोल स्ट्रेंथ इज स्मॉल एम, and its magnetic length is 2d, and its magnetic length is 2d, 2d placed in 2d placed in uniform magnetic field V, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मतलब एक समान एक समान एक समान एक समान हर जगह पे। ओके, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर कीजिएगा, वी वेक्टर। ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। ओके, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, बी वेक्टर इन सच ए वे दैट, इन सच ए वे दैट मतलब इस तरीका से रखा गया है, इन सच ए वे दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इन सच ए वे दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मेक्स एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड या विथ वी वेक्टर, मेक्स एंगल थीटा विथ वी वेक्टर। ओके, वी वेक्टर उसी में आगे लिखिए फुल स्टॉप के बाद, वी हैव टू derive the value of
we have to derive the value of टॉर्क ऑन बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डायपोल, जो भी लिखिए, टॉर्क ऑन बार मैग्नेट। ओके, कैसे कैसे फिगर ड्रॉ करना है, उसके बाद ये फिगर ड्रॉ करके देखिए, फिगर के लिए एक लाइन खींचिए ऐसे, पहले मैग्नेटिक फील्ड बनाइए, टक 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 टक, मेरे साथ बनाइए, टक 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 टक, बड़ा फिगर बना देते हैं आपके लिए, टक 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 टक, मेरे साथ बनाइए जल्दी, टक 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 टक, कर लिए। और एक बड़ा सा चुंबक बनाइए, अगर छोटा फिगर लग रहा है तो। ओके, बना लिए ये भी। अब इस पे इधर फोर्स लगाइए, इस पे इधर फोर्स लगाइए, एम बी, यहां कीजिए नॉर्थ पोल, यहां कीजिए हमारा साउथ पोल, इस पे इधर लगाइए एम बी। रोटेशन का सेंस लगा दीजिए कि इस पे इधर होगा, इस पे इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी दिखा दीजिए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इधर दिखा दीजिए, एम वेक्टर इसके साथ थीटा एंगल पे। ओके, इस फोर्स को आगे बढ़ाइए, ये हमारा हो जाएगा सेंटर से डी आर परपेंडिकुलर, जो हो जाएगा डी साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये आधा हमारा डी और ये भी आधा डी, ये भी लिख सकते हैं, ये डी और ये भी आधा डी, तो डी डी की वजह से डी साइन थीटा सेम चीज इधर है। सुधार कर लीजिए, ये भी डी साइन थीटा। तो आप क्या कीजिए, पहले फिगर ड्रॉ कीजिए, कुछ छूटेगा होगा तो देख लीजिएगा, फिगर ड्रॉ कीजिए, और फिगर ड्रॉ करके फिर यहां से लेके यहां तक नोट कीजिए। मैं साइड हटता हूं, जल्दी से नोट कीजिए, तो इसको कर लिए नोट मेरे डियर स्टूडेंट्स। तो टॉर्क के लिए ऐसे भी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, जो आप लोग पढ़े इलेक्ट्रिक डायपोल में ना, उसी से रिलेट कर लीजिएगा तो काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड है कि समझ में नहीं आएगा, जो पढ़े हैं इलेक्ट्रिक डायपोल में उसी से रिलेट कर लीजिएगा, उसी से ज्वाइन कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि वैसे ही काम कर रहा है तो आपका काम हो जाएगा। ओके, अच्छा, इसी में अस्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी पढ़ाए थे ना, याद रहा हल्का फल्का। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बॉडी का इक्विलिब्रियम का मतलब कि ना तो उस पर फोर्स लग रहा है ना टॉर्क लग रहा है, मतलब ना चले ना घूमे, एकदम स्थिर रहे। इक्विलिब्रियम का तो मतलब यही ना होता बॉडी में, कि जब आप इलेक्ट्रिक डायपोल को रिवीजन कीजिएगा तो समझ में आएगा कि मैंने पढ़ाया था। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि बॉडी ना चले ना घूमे, तो ना चले मतलब ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो, तो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो इसके लिए फोर्स जीरो होना चाहिए। रोटेशनल मोशन नहीं हो इसके लिए टॉर्क जीरो होना चाहिए। ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो इसके लिए फोर्स जीरो होना चाहिए। रोटेशनल मोशन नहीं हो इसके लिए टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो मेरे बच्चे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब रख रहे हैं डायपोल को, तो फोर्स तो खैर जीरो ही हमेशा है। फिर से करो मेरे बच्चे, जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं डायपोल को, तो फोर्स तो हमारा हमेशा जीरो है ना। फोर्स के तो कोई वैसा इशू है नहीं कि फोर्स जीरो नहीं है, फोर्स तो हमेशा जीरो है, तो फोर्स इस पे हमेशा जीरो है। टॉर्क जीरो कब होगा ये बताइए, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो तब होगा जब फोर्स और टॉर्क दोनों जीरो हो। तो फोर्स तो यूनिफॉर्म में जीरो है, क्योंकि जितना लेफ्ट साइड उतना राइट साइड बैलेंस होकर फोर्स जीरो हो गया। टॉर्क जीरो कब होगा बताइए तो। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, एम बी साइन थीटा, हाँ कि ना। टॉर्क का जो हमारा फॉर्मूला है मेरे बच्चे, वो एम बी साइन थीटा। तो देखिए, तो थीटा अगर 0 डिग्री हो तो भी टॉर्क जीरो होगा, साइन जीरो जीरो होता है, या थीटा अगर 180 डिग्री हो तो भी टॉर्क जीरो हो जाएगा। थीटा जीरो हो तो भी टॉर्क जीरो, और थीटा 180 हो तो भी टॉर्क जीरो। समझ में आ रही बातें? ठीक है, तो दो सिचुएशंस मिलता है इक्विलिब्रियम का। देखिए ना, मान लीजिए कि आपका इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से थोड़ा देखिएगा, मान लीजिए इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड, ओके, टूई 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 टूई, और आपका जो बार मैग्नेट है यानी मैग्नेटिक डायपोल है वो इसमें इस तरीके से रखा गया। ये देखिए, एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा इसमें इस तरीके से रखा हुआ। ओके, इस तरीके से रखा हुआ है। इधर हमारा नॉर्थ पोल है, इधर हमारा साउथ पोल। तो ये बताइए कि सबसे पहले फोर्स तो हमेशा जीरो होगा, क्योंकि जितना इधर फोर्स लगेगा उतना इधर फोर्स लगेगा, बैलेंस हो जाएगा। और इस कंडीशन में टॉर्क भी जीरो होगा। दो तरीके से टॉर्क जीरो समझ सकते हैं। पहला तो देखिए, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, एम वेक्टर। तो एम वेक्टर का डायरेक्शन जो ये नीचे लिखते हैं, एम वेक्टर का डायरेक्शन जो साउथ पोल से नॉर्थ पोल है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम ना हो गया। मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा इधर, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही, ओके।
इसके साथ साथ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी इधर ही, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री ना हो गया, तो 0 हो गया, तो टॉर्क अगर निकालेंगे तो एम बी साइन थीटा होता है टॉर्क का वैल्यू, तो साइन थीटा में साइन 0 पुट करेंगे तो टॉर्क 0 हो जाएगा। तो पहला तो ऐसे समझिए कि टॉर्क 0 होगा मैथमेटिकली, फोर्स तो खैर 0 ही था, टॉर्क 0 होगा। दूसरा ऐसे समझिए टॉर्क 0, देखिए तो जब चुंबक आपका ऐसे था, मैग्नेट आपका ऐसे था, ऐसे था, तो इस पे इधर फोर्स लग रहा था, इस पे इधर, तो आपको नहीं लग रहा कि सेंटर के अबाउट ये घूम जाएगा, इस पे इधर लगेगा, इस पे सेंटर के अबाउट घूम जाएगा। लेकिन जब हमारा ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा ये चुंबक, तो इस पे अभी भी इधर लगेगा, अभी भी इधर लगेगा, तो लगता है कि ऐसे में घूमेगा, हल्का सा तिरछा रहेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा फोर्स, तो ऐसे घूम जाएगा। लेकिन सीधा रहेगा, इस पे इधर रहेगा, तो सोचिए ना घूमेगा, नहीं ना घूमेगा, तो नहीं घूमता इस समय। तो जब 0 डिग्री थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, नंबर ए में, व्हेन एम वेक्टर मतलब क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम वेक्टर, व्हेन एम वेक्टर इज अलोंग बी वेक्टर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बी वेक्टर, ओके, देन वार मैग्नेट इज इन कौन इक्विलिब्रियम, स्टेबल। स्टेबल क्यों भी मैं बता देता हूं, सुनिए। इस समय इक्विलिब्रियम में रहेगा, समझ गए, क्योंकि इस समय जब 0 डिग्री पर रहेगा तो फोर्स भी 0, टॉर्क भी 0, तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब देखिए उल्टा करके रखेंगे तो क्या होगा, तो भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, लेकिन उसमें एक स्टेबल एक अनस्टेबल होता है। देखिए दिखाते हैं कैसे आपको, एक अस्थाई एक अस्थाई होता है। देखिए इधर से इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये समझिए, ये देखिए इधर से इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, और चुंबक को उल्टा करके रखते हैं। उल्टा मतलब 180 डिग्री पे, 180 कहने का मतलब नॉर्थ को इधर, साउथ को इधर, नॉर्थ इधर साउथ इधर रखेंगे तब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अब इधर से इधर होगा, ऐसे 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 उल्टा में। एम वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो साउथ से नॉर्थ होता है ना हमेशा। तो देखिए एम वेक्टर इधर की और वी वेक्टर इधर की, दोनों के बीच का एंगल हो गया कितना, 180। तो खैर फोर्स तो 0 ही होगा, टॉर्क भी यहां 0 हो जाएगा। फोर्स तो खैर 0 होता ही है यूनिफॉर्म में रखने पर, वो तो ऐसे भी तिरछे भी रहता तो फोर्स 0 होता है, लेकिन उसमें टॉर्क नहीं 0 होता तिरछे में। लेकिन यहां तो फोर्स तो 0 है ही, और टॉर्क भी 0 हो जाएगा ना, क्योंकि साइन 180 पुट करेंगे, टॉर्क में एम बी साइन थीटा होता है, साइन 180 पुट करेंगे तो साइन 180 0 होता है, पूरा 0 हो जाएगा। तो ये दो ऐसा कंडीशन है चुंबक का या बार मैग्नेट का या मैग्नेट डाइपोल का, जिस समय इस पे फोर्स और टॉर्क दोनों 0 है। जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं चुंबक को, तो दो ऐसा कंडीशन होता है, एक 0 डिग्री पे और एक 180 डिग्री पे। जब फोर्स भी 0 है, टॉर्क भी 0 है, मतलब फोर्स तो 0 होता है, टॉर्क भी 0 है, और इन दोनों कंडीशन में ये चुंबक रुका रहेगा इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम रुका रहेगा, मतलब न चलेगा ना घूमेगा। लेकिन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल, देखिए कैसे स्टेबल का मतलब क्या होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है ना कि अगर इक्विलिब्रियम से उसको आप हिलाइएगा, हिलाइएगा कहने का मतलब कि शिफ्ट कीजिएगा, उसको डिस्टर्ब कीजिएगा, तो लौट के वहीं पे आ जाए। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर आप उसको इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करते तो लौट के वहीं आ जाए। जैसे अपने लोग जो होते हैं, अपने जो दिल के करीब होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होते हैं ना। उनको थोड़ा डांटिएगा भी, थोड़ा बोलिएगा भी, तो सोचेगा छोड़ो कोई बात नहीं, घर ही के आदमी तो डांटा, और अपना आदमी तो डांटा, सही तो बोल रहा है, हमारे तरक्की के लिए बोल रहा है। लेकिन जो लोग पराये होते हैं उनको एक बात बोल दीजिएगा तो कल से आपसे बातें करना बंद कर देगा, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और वैसे ही स्टेबल इक्विलिब्रियम देखिए कैसे ये लौट कर आएगा। आप क्या कीजिए, इस नॉर्थ पोल को थोड़ा सा ऐसे घुमा के देखिए, समझ में आ जाएगा। घुमा के हल्का सा देखिए, देखिए घुमाइएगा तो क्या होगा, घुमाइएगा तो क्या होगा कि देखिए नॉर्थ पे इधर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, इधर फोर्स लगेगा नॉर्थ पे, नॉर्थ पोल को हल्का सा घुमा दिए, और साउथ पे इधर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा में। तो आपको लग रहा है कि हल्का सा ये जो मैग्नेट इसको ऐसे घुमा दिए कुछ एंगल से, तो इस पे इधर लग रहा है, तो ये दूर भागेगा कि ये फोर्स इसको फिर लौटा के ले आएगा, लौटा कर ले आएगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। देखिए कैसे, यहां पे घुमाइए मन ही मन हल्का सा, देखिए ऐसे घुमाइए। जब घुमाइएगा तो साउथ पे लगेगा फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा, ये नॉर्थ था तो नॉर्थ पे लगा इधर, और ये साउथ है, साउथ को यहां पे आ जाएगा, तो ऐसे फोर्स लगेगा, और नॉर्थ पे ऐसे फोर्स लगेगा। तो क्या लगता है, ऐसे जब चुंबक पे एक पे इधर एक पे इधर लगेगा, हल्का सा घुमाने पे एक पे इधर एक पे इधर, तो और इसको दूर ना लेके भाग जाएगा, हाँ सच में दूर लेके भाग जाएगा, इसलिए वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। स्टेबल का मतलब कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर थोड़ा सा भी उसको मतलब डिस्टर्ब किए तो वो फिर लौट कर आए, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम, समझ रहे ना। ये इधर लौट कर आएगा, देखिए इधर 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 लौट कर आएगा, ये इधर लौट कर,
ये जो पोर्शन ऐसे नीचे आया ना, ये साउथ पहले यहाँ था ना, यहाँ पे देखिए साउथ ऐसे था ना, ये लौट के था ना, तो फिर ऐसे जाएगा, और नॉर्थ यहाँ से था तो ऐसे की ऐसे से ऐसे किए तो लौट के यहाँ आएगा, लेकिन ये दूर भागेगा, और ये दूर भागेगा। आप चाहे तो पूरा चुंबक यहाँ बना सकते हैं। ओके, नॉर्थ पोल दे, सॉरी साउथ पोल दे सकते हैं, नॉर्थ पोल दे सकते हैं। तो ये दूर भागेगा, ये बोलेगा हम भाग रहे हैं, हम भाग रहे हैं, हम भाग रहे हैं, और दूर भाग जाएगा। ओके, चलिए, तो क्लियर हो गई मेरी बातें। मैं कह रहा हूं आपसे, चलिए क्लियर हुई मेरी बातें, मेरे शेर, मेरे लॉयन, मेरे बच्चे बहादुर, हुई क्लियर मेरी बातें? तो मैं लिखिए, नोट करके लिख लीजिए, नोट करके नंबर ए और नंबर बी। व्हेन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज अलोंग मैग्नेटिक फील्ड देन वार मैग्नेट इज इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। पता नहीं स्पेलिंग सही हुआ कि गलत, चेक कर लीजिएगा। ओके, देन बार मैग्नेट इज इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये बात याद रखिएगा कि जब उतने डिग्री पे होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ओके, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और 180 पे क्या होगा अनस्टेबल। व्हेन बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डायपोल भी लिख सकते हैं, व्हेन मैग्नेटिक डायपोल, नोट कीजिए, नंबर करके नोट कर लीजिए। व्हेन मैग्नेटिक डायपोल, डिटेल में और आराम आराम से वहां भी पढ़ा चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी। व्हेन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज अपोजिट टू वी वेक्टर। वी वेक्टर को उल्टा में इधर देखिए, इधर 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 से इधर, अपोजिट टू वी वेक्टर। ओके, देन इक्विलिब्रियम में तो रहेगा क्योंकि यहां भी फोर्स और टॉर्क जीरो, लेकिन हल्का सा हिलेगा तो दूर भाग जाएगा, लौट कर नहीं आएगा। देन वार मैग्नेट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, ओके, तो इसको ए नंबर में नोट कीजिए, उसको बी नंबर में नोट कीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, ये सब छोटी छोटी चीजें थी। ओके, कर लिए नोट? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, दिल खुश हो गया। चलिए, नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे। अब मैं करूंगा इसे साफ, और साफ करके अब डायपोल को घुमाने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा इसकी बात करेंगे। डायपोल को घुमाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा इसकी बात करेंगे। ओके, और वही फार्मूला जो वहां आया था वो यहां आएगा, सेम चीजें हैं। तो नंबर 4 हो गया, नंबर 5 कीजिए। अब नंबर 5 कीजिए, हेडिंग कीजिए नंबर 5। नंबर 5, वर्क डन ड्यू टू रोटेशन ऑफ बार मैग्नेट। नंबर 4 कर लिए ना टॉर्क वाला, नंबर 5 में कीजिए, वर्क डन ड्यू टू रोटेशन ऑफ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वर्क डन ड्यू टू रोटेशन ऑफ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर बार मैग्नेट हमारा यूनिफॉर्म एक समान मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसे घुमाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा। ओके, ये देखना है हमें, कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा। हल्का फल्का याद है कि इलेक्ट्रिक डायपोल में कितना करना पड़ा था वर्क, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। याद कीजिए, यहां वर्क करना पड़ेगा एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यहां वर्क करना पड़ेगा एम बी कॉस थीटा 1। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, पीबी के जब पी की जगह पर एम बी हो जाएगा। देखिए समझिए, मान लीजिए हमारा ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म में हम लोग को पढ़ना होता है 2 × यूनिफॉर्म। ओके, और इनिशियली मान लेते हैं कि कोई जो बार मैग्नेट हमारे पास है, एग्जांपल के लिए ये शुरू में मान लीजिए कि थीटा 1 एंगल पे शुरू में ये बार मैग्नेट। एक सेकेंड,
इसे मैं मान लेता हूं कि इनिशियली हमारा ये θ1 एंगल पे, देखिए शुरू में θ1 एंगल पे शुरू में और θ1 से हम क्या करते हैं कि इसे घुमाकर θ2 एंगल तक लेकर जाते हैं। तो यही निकालना हमें कि θ1 से घुमाएंगे θ2 एंगल तक, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा इसको घुमाने में। ये देखिए θ1 एंगल पे और घुमा कर लेकर जाएंगे θ2। ये देखिए यहां से θ2, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो θ1 से θ2 एंगल तक लेकर जाएंगे तो हमको कितना बर्डन करना पड़ेगा घुमाने में। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट्स रिवीजन कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं रिवीजन किए तो सुनिए, बस रिवीजन करके ही आए होंगे और जानते हैं फिर भी सुनिए, बताइए हमको, साथ साथ मेरे साथ बताइएगा हमको कि जब कोई बॉडी चलता है आगे, जब कोई बॉडी आगे चलता है, आगे बढ़ता है कोई बॉडी, तो जब कोई बॉडी आगे बढ़ता है, ऐसे करके मान लीजिए कोई बॉडी आगे बढ़ रहा है, तो मुझे बताइए कि आगे बढ़ने पे फोर्स के कारण बढ़ता है, तो फोर्स के कारण वर्क कैसे निकालते हैं? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट याद है, एफ डॉट एस ऐसे निकालते हैं ना बर्डन, या एफ एस बोलो या एफ डॉट एस बोलो, याद कीजिए। बर्डन फोर्स लगता है वो कोई बॉडी पे तो ऐसे निकलता है बर्डन। अच्छा अगर फोर्स की वैल्यू वेरिएबल हो तो बॉडी पे जो फोर्स लगता है ये कांस्टेंट रेट से नहीं लगे बल्कि फोर्स वेरिएबल हो तो ऐसे निकालते हैं बर्डन। ये तो कांस्टेंट फोर्स के लिए होता है ना, वेरिएबल फोर्स होता है तो काफी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds के लिए बर्डन निकालते हैं एफ डॉट ds और फिर उसे इंटीग्रेट करते हैं। याद आ रहा है आप लोगों को? ट्रांसलेशनल मोशन में जब कोई बॉडी चलता है और उस पर फोर्स के कारण बर्डन होती है तो वर्क निकलता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से ट्रांसलेशनल मोशन में। और वही फोर्स अगर वेरिएबल हो तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds के लिए वर्क निकाल के और इंटीग्रेट करते हैं, याद कीजिए। लेकिन जब बॉडी घूमता है, जैसे यहां चुंबक हमारा घूम रहा है, मैग्नेट घूम रहा है, तो इस समय वर्क निकालने के लिए क्या फोर्स से निकालते हैं कि टॉर्क से? टॉर्क इंटू थीटा कहते हैं बच्चे की कितना एंगल से घुमा, टॉर्क इंटू थीटा। और उसमें भी अगर टॉर्क वेरिएबल हो तो पहले डी थीटा के लिए वर्डन निकालकर इसको इंटीग्रेट करते हैं, काफी छोटा सा एंगल। जैसे काफी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जब फोर्स वेरिएबल होता है तो काफी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकाल के इंटीग्रेट करते हैं ना, और वैसे ही यहां काफी छोटा सा एंगल डी थीटा के लिए वर्क निकालकर इंटीग्रेट करेंगे जब टॉर्क वेरिएबल होगा तो मुझे यह बताइए कि जब ये घूम रहा है, ये क्या बोलता है, चुंबक को हम घुमा रहे हैं, तो इस पे जो टॉर्क हम लगा रहे हैं या मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो भी लग रहा है, जो ही बोलिए क्योंकि उसी का उल्टा में तो हम लगाएंगे, तो जो टॉर्क इस पे लग रहा है वो सेम लग रहा है या कांस्टेंट लग रहा है या वेरिएबल वेरी हो रहा है? देखिए बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर कांस्टेंट रेट लग रहा है, कुछ बच्चे बोलेंगे वेरिएबल, और कुछ बच्चे तो बोलेंगे सर हमको पता नहीं चल रहा है। बच्चे सोचो ना कि इस पे टॉर्क कितना आया है, इस पे टॉर्क कितना आया है, पीई साइन थीटा, वही ना। तो जैसे जैसे इसको घुमाइएगा तो थीटा चेंज होगा, बदलेगा ना। जैसे जैसे इसको घुमाइएगा तो थीटा चेंज होगा, बदलेगा ना। तो थीटा बदलेगा तो टॉर्क की वैल्यू तो भी तो बदलेगी ना साइन थीटा के कारण। तो टॉर्क इस पे लगने वाला वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। और जब वेरिएबल टॉर्क लग रहा है तो काफी छोटा सा एंगल डी थीटा के लिए पहले वर्क डन निकालेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखिए मैं लिख देता हूं, सिंस torque acting on magnetic dipole is not constant, so work done due to rotation of work done due to rotation of magnetic dipole, rotation of magnetic dipole कितना बताइए, इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन। टॉर्क इंटू डी थीटा का, क्योंकि टॉर्क वेरिएबल है तो बर्डन निकालने के लिए क्या करेंगे, टॉर्क इंटू डी थीटा का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन टॉर्क इंटू डी थीटा का। ओके चलिए इसे साफ करता हूं।
टॉर्क इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन। ओके मेरे बच्चे, और टॉर्क कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2, लिमिट लगाएंगे ना, कहां से कहां बर्डन निकालना है, थीटा 1 से थीटा 2, जहां से जहां तक लिमिट लगा देंगे। पहले थीटा 1 में था, अब थीटा 2 पे। थीटा 1 कुछ भी हो सकता है थीटा 1 0 डिग्री से 0 से ही घुमा रहे हैं 60 डिग्री तक, तो थीटा 1 0 पुट कर देंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि बोलेगा कि शुरू में 30 डिग्री पे है और 30 से चुंबक को घुमा के 70 डिग्री पे ले गया या 90 डिग्री पे ले गया या 80 डिग्री पर लेकर गया या 60, जितना भी कहेगा। तो थीटा 1 से थीटा 2 हम लोग फार्मूला करते हैं, बाकी जो आएगा उसके अकॉर्डिंग पुट करके क्वेश्चन करेंगे। तो टॉर्क की वैल्यू आपको ही पता है, एम बी साइन थीटा। यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पीई साइन थीटा लिखे थे, यहां एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन, थीटा 1 से लेकर हमारा थीटा 2 तक, यही ना होगा इंटीग्रेशन, थीटा 1 से थीटा 2। ओके, तो अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा बताइए मुझे, एम बाहर आ जाएगा, बी बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। पुट करेंगे पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो एम बी, एक सेकेंड, एम बी कॉस थीटा 2 अपर लिमिट माइनस कॉस थीटा 1 हमारा लोअर लिमिट, ये देखिए। और जब इसे सॉरी यहां छूट गया, माइनस कॉस थीटा में इंटीग्रेशन आया तो एक और माइनस में चलेगा, बीच में तो माइनस होता ही है घटाने के बाद बीच में, और माइनस कॉस थीटा आया तो माइनस कॉस थीटा में थीटा 2 पुट करेंगे तो माइनस कॉस थीटा 2, और थीटा 1 पुट करेंगे तो माइनस कॉस थीटा 1, बीच में एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, यानी एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये हो गया। ओके, घुमाने में बर्डन। ओके, तो याद रखिएगा कि घुमाने में जो बर्डन होगा वो हो जाएगा एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। आपके सामने है मेरे बच्चे, देख लीजिए सारा रिजल्ट आपके सामने, थीटा 1 थीटा 2 दिया रहेगा, पुट करके निकालिएगा। एम बी आपको एम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और बी आपका मैग्नेटिक फील्ड, सब दिया रहेगा मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में, एम्पियर मीटर स्क्वायर में जो रहता है वो दिया रहेगा। नहीं दिया रहेगा तो निकालिएगा, वो तो न्यूमेरिकल्स दिखेगा, ऐसे न्यूमेरिकल्स ऐसे पूछता बहुत कम है, ना के बराबर पूछता ही नहीं है। ठीक है, तो एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बर्डन के इक्वल हो जाएगा। ओके, अच्छा एक चीज और, एक सेकंड रुकिए, क्या कि ये तो आप बर्डन निकाल लोगे, नो डाउट, मुझे आप पे भरोसा है, निकाल लीजिएगा थीटा 1 थीटा 2 पुट करके। इलेक्ट्रिक डायपोल का अपना पोटेंशियल एनर्जी भी होता था क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी होता था, हल्का फल्का आपको याद आ रहा है, माइनस पी डॉट ई के इक्वल, माइनस पीई कॉस थीटा माइनस पी डॉट ई, मतलब वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को तोड़ेंगे तो हो जाएगा ना। याद कीजिए वहां पे एनर्जी होता था माइनस पी डॉट ई, कॉस्ट टॉर्क होता था पी क्रॉस ई, और एनर्जी माइनस पी डॉट ई यानी माइनस पीई कॉस थीटा। यहां भी पोटेंशियल एनर्जी होता है, यहां भी पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस एम बी कॉस थीटा। देखिए कैसे मैं बता रहा हूं, आप लोग हेडिंग क्या किए थे, हेडिंग किए कि नहीं हेडिंग किए, हेडिंग तो हेडिंग कर लीजिए, और कर लिए हैं तो उसके बाद मैं बताता हूं, हेडिंग नहीं किया तो हेडिंग कीजिए। लिखिए वर्क डन ड्यू टू रोटेशन ऑफ बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डायपोल, जो भी लिखिए, वर्क डन ड्यू टू रोटेशन ऑफ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वर्क डन ड्यू टू रोटेशन ऑफ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अगर हेडिंग कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, इसी के बाद लगा लीजिए आगे, एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, क्योंकि बर्डन तो निकाल लिया, अब एनर्जी इसी में कर देते हैं, आगे चिपका देते एक लाइन। देखिए बच्चे क्या होगा, सुनिए, मान लीजिए हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड, सुनिएगा मेरी बात, मैग्नेटिक फील्ड, और शुरू में हमारा, एक काम कीजिए पर इतना आप नोट ही कर लीजिए, मैं साइड हटता हूं, पहले यहां तक नोट कीजिए, नोट नहीं करना है, ये दोनों नोट नहीं करना, ये दोनों यहां तक नोट कीजिए। तो नोट क्या कीजिएगा, उसको हेडिंग ये भी तो करना पड़ेगा ना, मान लिखना भी तो पड़ेगा ना, लिखना भी तो पड़ेगा ना हेडिंग के बाद। तो चलिए पहले लिख लीजिए तब नोट कीजिएगा, लिख लीजिए पहले, आपको लिख लीजिएगा तो इसके बाद क्या होगा ना कि आपको आसानी होगा आगे करने में। लिखिए, लिखिए मेरे बच्चे कि लेट ए बार मैग्नेट which magnetic dipole moment is m vector, capital M vector, let a bar magnet which magnetic dipole moment is m vector, capital M vector,
लेट ए बार मैग्नेट विच मैग्नेट डायपोल मोमेंट इज कैपिटल एम वेक्टर, लिखे कैपिटल एम वेक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वी वेक्टर, placed in uniform magnetic field V vector, placed in uniform magnetic field V vector। फुल स्टॉप के बाद उसी में लिखिए we have to derive work done due to its rotation, we have to derive burden due to its rotation from angle theta 1 to theta 2, we have to derive work done due to its rotation from angle theta 1 to theta 2, यानी शुरू में थीटा 1 है और थीटा 1 एंगल से थीटा 2 तक घुमाकर लेकर जाएंगे तो कितना बर्डन करना पड़ेगा। ओके, फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2। ओके, क्लियर हो गई चीजें? ठीक है, अब यहां तक नोट कीजिए, मैं साइड हटता हूं, नोट कीजिए तो जल्दी से नोट कीजिए आराम से, पहले आप इसे। ओके, कर लिए नोट, बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्या कह रहा था कि हमको इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना था। सुनिए, मान लीजिए आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है, सुनिए मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें आपका मैग्नेटिक डायपोल बोलिए या बारमेंट बोलिए रखा हुआ है, ये देखिए रखा हुआ है कुछ एंगल थीटा पर, कुछ एंगल थीटा पे, थीटा पे, थीटा पे, कुछ एंगल थीटा पे, ये देखिए मैं बोल रहा हूं कि इसमें एक बार मैग्नेट रखा हुआ है कुछ एंगल थीटा पे, यहां देखिए कुछ एंगल थीटा पे। ओके, क्लियर? क्लियर सर, क्लियर, क्लियर सर, यस। तो थीटा एंगल पे हमारा बार मैग्नेट रखा हुआ है और इसका निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर बार मैग्नेट शुरू में 90 डिग्री पर होता, 90 पे शुरू में, इनिशियली 90 पे ऐसे देखिए, 90 पे सीधा बनाइएगा, हमारा टेढ़ा हो गया सीधा पे, 90 पे ऐसे रहता, सीधे 90 पे। तो 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाने में, ऐसे घुमाने में जो हमें वर्क डन करना होता ना, वही बर्डन इसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। कुछ बच्चे बोलेंगे एक सर आप यही ना कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं सर? तो आप यही ना कहना चाह रहे हैं कि शुरू में हमारा चुंबक 90 पे रहता और 90 से मान लीजिए थीटा एंगल पे लाते, तो इस 90 से थीटा तक घुमाने में हमें जो बर्डन करना पड़ता है वो एनर्जी में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में। हाँ, बिल्कुल स्टोर होता। तो सर इलेक्ट्रिक डायपोल में जब प्रूव कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जी, अलग तरीके से प्रूव किए थे। हाँ, और वैसे भी प्रूव होता है, और जैसे अभी बता रहा हूं और वैसे भी इलेक्ट्रिक डायपोल में प्रूव कीजिएगा तो सेम ही आएगा। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या प्रूव करा था कि इन्फिनिटी से चार्ज को लाए थे 0 डिग्री पे, फिर घुमाए थे। तो आप शॉर्टकट चाहते हैं तो पहले डायपोल को मान लीजिए 90 डिग्री पर, 90 से थीटा तक घुमाइए, तो जो बर्डन करना पड़ेगा वो बर्डन हमारा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, वो बर्डन हमारा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो यहां वहां भी सेम, यहां भी सेम। तो यहां मैं नोट में लिखता हूं, नोट में आप भी लिखिए मेरे साथ, नोट में लिखिए, नोट में लिखिए, लिखिए नोट में, इफ नोट करके लिखिए, नोट करके, इफ बार मैग्नेट इज इनिशियली परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इफ बार मैग्नेट इज इनिशियली परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब शुरू में मान लीजिए बार मैग्नेट हमारा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ओके, इनिशियली परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, then work done due to its rotation, stores in form of potential energy, then work done due to its rotation स्टोर्स इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इसके बाद जो घुमाएंगे 90 के बाद
और जब हम लोग को बर्डन करना पड़ेगा नोट में, वही पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। यानी कहने का मतलब θ1 जो एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल हो गया शुरू में, और θ2 जहां तक ला रहे हैं ये मत समझिएगा कि θ1 हमेशा छोटका होता है और θ2 बड़ा का होता है। ये मत सोचिएगा कि θ1 छोटका होता है और θ2 बड़ा का एंगल होता है, नहीं। θ1 का मतलब जितने एंगल पे शुरू में था और θ2 का मतलब जितने एंगल पे वो बाद में आया। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शुरू में ज्यादा एंगल पे वो बाद में, जैसे बोल देगा आपको कि 30 डिग्री से घुमा के 60 डिग्री पे लेकर गए, 30 to 60 कितना बर्डन करना पड़ेगा, तो θ1 30 यूज कीजिएगा, θ2 60 यूज कीजिएगा, निकाल लीजिएगा बर्डन। लेकिन ये जरूरी थोड़ी है, ऐसा भी तो बोल सकता है कि 60 से 30 पे लाए, तो θ1 60 यूज कीजिएगा, θ2 फिर 30 यूज करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि θ1 है 90, शुरू में 90 तिरछे लग रहा देखने में, इसको तिरछे नहीं है 90 पे, ये पता नहीं चलता है ना इससे, इसलिए ये देखिए ये देखिए ओके। तो θ1 90, θ2 θ पे घुमा तो बर्डन निकालना, ओके, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं निकालें पोटेंशियल एनर्जी U, पोटेंशियल एनर्जी U, तो जो U का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, mb cos θ1 माइनस cos θ2। तो mb cos θ1 हमारा कितना हो जाएगा 90, cos पर लिख देते हैं फार्मूला, cos θ1 माइनस cos θ2। तो θ1 हो गया 90, पुट करेंगे तो mb cos 90 अब माइनस θ2 cos θ, θ2 हो गया θ के इक्वल, θ पे लाइन 90 से घुमा के θ पे लाइन, ओके 90 से θ पर, शुरू में ये 90 हो गया, ये θ पर हो गया, ओके। तो cos 90 कितना हो जाता है 0, तो यहां माइनस cos θ कितना आ जाएगा माइनस mb cos θ, यही आ जाएगा ना माइनस mb cos θ। देखिए यानी एनर्जी का जो वैल्यू आ जाएगा, एनर्जी का वैल्यू वो ही आ जाएगा हमारा, ये देखिए ये हमारा आ जाएगा माइनस m डॉट बी। ये देखिए एनर्जी का जो वैल्यू आ जाएगा, जैसे mb माइनस mb cos θ को माइनस m डॉट बी लिख सकते हैं ना। तो क्या कीजिए, नोट किए, उसके बाद इस फिगर को ड्रॉ कीजिए और इसको नोट कीजिए और उसके नीचे इसको भी नोट कीजिएगा। यहां पे जगह नहीं था इसलिए यहां लिख दी। तो याद रखिएगा जैसे वहां पे एनर्जी माइनस p डॉट ई होता था माइनस p cos θ, बस यहां माइनस mb cos θ होगा, समझ रहे हैं ना। और अच्छा एक चीज और नोट कीजिएगा, रुकिए, अगर आपसे पूछ दे कि सबसे अधिक एनर्जी कब होगा, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा कब होगा, तो बच्चा को लगता है कि सर θ हमारा 0 डिग्री है तो θ cos 0 सबसे अधिक होता है सर, तो 0 पे सबसे अधिक होगा एनर्जी। लेकिन नहीं, आगे एक माइनस भी तो लगा हुआ है ना, तो cos θ सबसे ठीक है सबसे अधिक होगा, तो cos 0 सबसे अधिक होगा 1, तो एनर्जी निकालेगा तो माइनस m भी ना होगा। लेकिन वही cos 180 होता है -1, तो -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो m भी ना आएगा 180 पे, क्योंकि आगे माइनस लगा होता है, इसलिए 180 पे सबसे अधिक एनर्जी होगा और 0 पे सबसे कम होगा। ये मैथ से मत जाइएगा, आगे निगेटिव पे ध्यान दीजिएगा। तो 0 डिग्री पे सबसे कम एनर्जी और 180 पे सबसे अधिक, ऐसे भी सोचिए ना। अगर आप फिजिक्स 11th पढ़े बढ़िया से तो आपको पता होगा, 11th बढ़िया से पढ़े होंगे तो फिर से आपको पता होगा कि 0 डिग्री पे होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अभी यहां पर पढ़ाए थे ए और बी करके, और स्टेबल में आपको पता होगा कि एनर्जी सबसे कम होता है। तो वैसे भी सोचिए कि 0 पे स्टेबल, यानी स्टेबल में एनर्जी सबसे कम 0 पे, और 180 पे होता है अनस्टेबल, और अनस्टेबल में सबसे ज्यादा एनर्जी होता है। तो 180 पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आइडिया लग रही है मेरी बातें हल्का फल्का काम चलाने भर, फिर से कराऊं, आइडिया लग रही है मेरी बातें हल्का फल्का काम चलाने भर। तो ये नोट कीजिए, पहले मैं साइड हटता हूं, नोट कीजिए, ओके कर लिए नोट, नोट कर लिए तो उसके बाद लिखिए, उसमें नीचे लिख लीजिए वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, या बार मैग्नेट भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड is maximum at 180 डिग्री, मतलब थीटा 180 मतलब क्या, एम और बी के बीच का एंगल 180, इस बात को रखिएगा, इज मैक्सिमम एट 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख लीजिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, याद रहेगा कि अनस्टेबल में सबसे अधिक एनर्जी होता है।
लिखे इज मैक्सिमम एट 180 डिग्री ब्रैकेट में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड लिखे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड मिनिमम एट 0 डिग्री, मिनिमम एट 0 डिग्री और ब्रैकेट में स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल स्टेबल हो गया। तो इतना पढ़ने के बाद आप तो लिख लिए होंगे, इतना पढ़ने के बाद थोड़ा सा दोनों को हम रिलेट करेंगे। किन दोनों को रिलेट करेंगे भाई? तो उसी सब को जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं वो यहां पे रिलेट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पढ़े हैं वो यहां पे रिलेट करेंगे, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्सेस मैग्नेटिज्म। हेडिंग कीजिए, इसको साफ करता हूं, हेडिंग कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्सेस मैग्नेटिज्म, ताकि आपको पता चले सारा चीज उससे कैसे रिलेट हो रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्सेस मैग्नेटिज्म, कर लिए हेडिंग? चलिए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले मुझे बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहला आता था चार्ज, तो चार्ज के जगह पर यहां क्या आएगा ये बताइए। चार्ज के जगह पर यहां कौन आएगा ये बताइए मुझे जल्दी से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज आता था उसके जगह पर यहां कौन आएगा? पोल स्ट्रेंथ भाई, वहां चार्ज यहां पे पोल स्ट्रेंथ, हां कि ना? हां, वहां चार्ज यहां पर पोल स्ट्रेंथ, हां कि ना? हां, बिल्कुल सही। ओके, तो यहां पे आता है हमारा पोल स्ट्रेंथ। आप लिख भी सकते हैं चाहे तो। यही सब एक्स्ट्रा टर्म हम लोग को देखना है, कुछ एक्स्ट्रा टर्म हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हेडिंग करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्सेस मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले यहां आता था चार्ज, नंबर 1 में चार्ज, जिसको दिखाते थे कैपिटल क्यू से, और ये होता था पॉजिटिव चार्ज, आपको पता है, प्लस, और एक होता था निगेटिव चार्ज माइनस। बताइए इसका जगह यहां कौन लेगा? चार्ज के जगह पर पोल स्ट्रेंथ, जगह ही तो खत्म हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे लिखते हैं, एक सेकेंड। आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोग को? चार्ज हमारा क्यू था और चार्ज 2 टाइप का था, आपको पता है कि क्यू हमारा 2 टाइप का था, पॉजिटिव चार्ज जिसको प्लस से दिखाते हैं और निगेटिव चार्ज जिसको माइनस से दिखाते हैं। यहां बताइए क्या होगा? यहां क्या होगा बच्चे? चार्ज के जगह पर क्या हो जाएगा? चार्ज कैपिटल क्यू के जगह पर क्या हो जाएगा यहां पे भाई? तो यहां पे हो जाएगा हमारा पोल स्ट्रेंथ, जिसको स्मॉल एम से दिखाते हैं, स्मॉल एम से पोल स्ट्रेंथ। ओके, और मुझे और बताइए मेरे बच्चे कि पोल स्ट्रेंथ भी 2 तरीके का पोल होता है। जो पॉजिटिव चार्ज था उसके इक्विवेलेंट कौन सा पोल होता है? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल, याद रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज का काम यहां पे नॉर्थ पोल जैसा करता है। ओके, और नेगेटिव चार्ज का मतलब साउथ पोल, साउथ पोल, एस। अच्छा, यहां पे कांस्टेंट कितना आता था? कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो कांस्टेंट आता था वो कितना आता था? कांस्टेंट याद है किसी बच्चा को कांस्टेंट कितना आता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद कीजिए, हल्का फल्का याद आ रहा है? तो यहां पे कांस्टेंट कितना आएगा ये बताइए। यहां पे कांस्टेंट आता है μ0/4 पाई। ऐसे नहीं, कांस्टेंट को 2 भाग में बांट देते। ओके, कांस्टेंट फॉर एयर, फॉर एयर के लिए आता था यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू सिर्फ लिख रहा हूं, नहीं वैल्यू 9 × 10⁹ होता था। ओके, यहां भी कांस्टेंट फॉर एयर क्या होगा? μ0/4 पाई
जिसका वैल्यू हमारा 10⁻⁻⁷ होता था। याद कीजिए। आगे बताइए हमको थर्ड नंबर में बताइए। थर्ड नंबर में कांस्टेंट फॉर अदर मीडियम क्या होता था? इसी में लिख देते हैं 2 में अलग, थर्ड क्या करें? कांस्टेंट फॉर मीडियम, एयर को छोड़ के तो दूसरे मीडियम के लिए क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। याद आ रहा है? 9 इंटू 10⁹ बाई रिलेटिव परमिटिविटी। ये देखिए, देख रहा है ना? तो यहां पे कांस्टेंट फॉर मीडियम कितना होगा? याद कीजिए। यहां एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। याद कीजिए। कांस्टेंट फॉर मीडियम यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा μ0 गुना μr/4 पाई, यानी कहने का मतलब 10⁻⁻7 इंटू μr। यहां हो जाएगा ना, μr/4 पाई 10⁻⁻7 ऊपर μr बच जाएगा। रिलेट कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। और बताइए, और क्या देखे थे? ये बताइए। आप लोग तो पढ़ने वाले बच्चे, आपको तो समझ में भी आना चाहिए कि और क्या देखे थे। बताइए मुझे, क्या लगता है आपको? और हम लोग देखे थे मेरे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई के लिए फॉर्मूला फोर्स इक्वल टू क्या था? Q इंटू ई। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड V होगा ना? मैग्नेटिक फील्ड यहां E नहीं होगा बल्कि B होगा। याद कीजिए, B। याद आ रहा है? और इसके लिए फोर्स का फॉर्मूला कितना होगा? M इंटू बी। इसके लिए फोर्स का फॉर्मूला होगा M इंटू बी। ये देखिए, M इंटू बी। आइडिया लग रहा है? 4 नंबर में इतना देखने के बाद, अच्छा, कूलॉम्स लॉ इसमें क्या कहता था? कूलॉम्स लॉ के बाद फॉर्मूला क्या आता था? बोलिए तो। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए Q1 Q2/r²। याद आ रहा है? हल्का फल्का स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू जो भी दिखाई। ओके, तो यहां पे कूलॉम्स लॉ में क्या आ जाएगा? यहां पे कूलॉम्स लॉ में क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? ये बताइए, यहां पे कूलॉम्स लॉ में क्या आ जाएगा? यहां पर कूलॉम्स लॉ में आ जाएगा हमारा F इक्वल टू μ0/4 पाई, जो चुंबक के पोल के बीच लगता है फोर्स, M1 M2/r²। M1 M2 जहां पे पोल स्ट्रेंथ है। याद कीजिए। इसके बाद बताइए आगे 4 के बाद 5 नंबर में आगे बताइए। 1 2 3 4 हो गया। 5 नंबर में 5 बताइए मेरे बच्चे। 5 में और क्या पढ़े थे? और इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़े थे ना? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जिसको दिखाते थे P वेक्टर से, और P कितना आया था बताइए तो? चार्ज इंटू सेपरेशन। हल्का फल्का याद आ रहा है? यहां क्या हो जाएगा ये बताइए? यहां इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा कि कुछ और हो जाएगा? कुछ और हो जाएगा। क्या? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। सबको बस ये कर रहे हैं, अरेंज कर देते हैं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M वेक्टर, ये कितना हो जाएगा बताइए? M की वैल्यू 4 की जगह पर आ जाएगा पोल स्ट्रेंथ ओके, इंटू सेपरेशन। यस और नो? यस सर। 6 नंबर बताइए। 5 के बाद 6 नंबर इतना हो गया। 6 नंबर बताइए कि 6 नंबर में क्या था? 1 2 3 4 5 6 नंबर में 6 नंबर में था एक्सियल पोजीशन पे डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल पे और वगैरह। पर इसको नोट कीजिए, ये 5 को नोट कीजिए, तब आगे चलते सबको अरेंज कर देंगे। 5 को नोट कीजिए तो यहां से यहां, और आपको मजा भी आ रहा होगा समझ करके। हाँ सर, उसी के जैसा सेट कर गया, एकदम उसी के जैसा सेट कर गया। चलिए मैं स्टार्ट होता हूं, नोट कीजिए तो। ओके, कर लिए नोट? बहुत अच्छी बात है। चलिए नोट करिए तो अगला बताइए 6 नंबर में हमको कि एक्सियल डायपोल पे टॉर्क कितना, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था एक्सियल पे? 6 नंबर में वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था? E की वैल्यू कितनी आती थी एक्सियल पे? E एक्सियल
याद है 2kp/r⁻। के की वैल्यू रख सकते हो 2 हो गया, 2k की वैल्यू 1/4πε0, तो 1/4πε0 2p/r⁻। ओके, एक्सियल पे। इक्वेटोरियल पे कितना आता था? इक्वेटोरियल पे ये बताइए, इक्वेटोरियल पे कितना आता था इलेक्ट्रिक फील्ड? इक्वेटोरियल पे इक्वेटोरियल कितना आता था? kp/r⁻। याद कीजिए, kp/r⁻। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता था? याद है अलोंग p वेक्टर। हल्का फल्का माइंड पर जोड़ दीजिए कि एक्सियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो p वेक्टर के अलोंग आया था, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अलोंग आया था। याद आ रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अलोंग आया था, लॉन्ग p वेक्टर। ओके, इक्वेटोरियल पे kp/r⁻। के केवल लिख सकते हो 1/4πε0 p/r⁻। ओके, तो ये क्या होगा? ये अलोंग p नहीं, अपोजिट टू p आया था, अपोजिट p, अपोजिट टू p कीजिएगा, पूरा लिखिए देते चलिए, अपोजिट टू p। बताइए एनी पॉइंट पे कितना आया था इलेक्ट्रिक फील्ड? याद है kp/r⁻ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। एनी पॉइंट पे आया था kp/r⁻ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। याद कीजिए, किसी भी kp/r⁻ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। आप चाहें तो k का वैल्यू भी लिख सकते हैं ऐसे, 1/4πε0 k p/r⁻ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। यहां भी सेम लेगा, ऐसे सेम रूप यहां भी लेगा। अच्छा, इसके बाद बताइए 6 के बाद 7वां, कि इलेक्ट्रिक डायपोल पे टॉर्क कितना आया था? टॉर्क इन यूनिफॉर्म, टॉर्क ऑन डायपोल, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल कितना आया था? टाउ की वैल्यू याद आ रहा है? टाउ की वैल्यू आई थी p/e, टॉर्क। 8वां, वर्क डन ड्यू टू रोटेशन कितना आया था डायपोल का? डायपोल की बात है, सारी बात डायपोल की हो रही है। वर्क डन ड्यू टू रोटेशन डायपोल का बताइए, बर्डन की वैल्यू कितनी होती है? बर्डन की वैल्यू pe cos θ1 - cos θ2। याद कीजिए, pe cos θ1 - cos θ2। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था डायपोल का एक्सटर्नल फील्ड में? -p.e, यानी कहने का मतलब कितना? -pe cos θ। याद कीजिए, सेम तर्ज पे यहां भी हो जाएगा, नहीं सेम तर्ज पे यहां भी हो जाएगा ना, इसलिए कह रहा था कि पूरा का पूरा उससे रिलेट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा जो पढ़े है ना डायपोल, उससे आपका रिलेट हो जाएगा सेम टू सेम, और समझने में भी हेल्पफुल होता है। रिलेट हो गया तो समझने में, अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होता है ना, याद करने में मददगार ना हो जाता है कि एक ही आदत दूसरा भी काम हो जाएगा। ओके, इधर क्या होगा सोचिए, क्या आप इस साइड के हेल्प से, यानी इलेक्ट्रिक वाले रिजल्ट के हेल्प से मैग्नेटिज्म वाले का रिजल्ट लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक वाले रिजल्ट के हेल्प से क्या मैग्नेटिज्म वाले का रिजल्ट लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं सर। 6 में क्या होगा बोलिए? वैल्यू ऑफ यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, बी का। तो बताइए बी एक्जियल की वैल्यू क्या होती है? बी एक्जियल की वैल्यू 2kp/r⁻। यहां क्या होगा? 2km/r⁻। यहां k की वैल्यू कितनी होती है? 0/4π 2m/r⁻। यही ना भैया, यहां होता 0/4π, वहां 1/4πε0। यहां जो होता था p इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहां m हो जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और सेम चीज है, वैसी डायरेक्शन होता था लॉन्ग, जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो लॉन्ग एम वेक्टर।
एक्सियल पे तो जिधर डायपोल मोमेंट होता है उधर ही ना मिलता है मैग्नेटिक फील्ड। इक्वेटोरियल बताइए, इक्वेटोरियल पे कितना मिलता है बताइए मुझे सोचकर जल्दी से। इक्वेटोरियल पे वहां मिलता था KP बाई आर क्यू, यहां KM बाई आर क्यू। K का वैल्यू मिला बाई 4 पाई M बाई आर क्यू। ओके, किधर का डायरेक्शन होगा? अपोजिट टू M वेक्टर, अपोजिट टू M वेक्टर। देख लीजिए आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, एनी पॉइंट, एनी पॉइंट पे वहां पे क्या आता? KP बाई आर क्यू, तो यहां KM बाई आर क्यू। एम है ये, KM बाई आर क्यू रूट अंडर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो वैल्यू लिख सकते हो, K का वैल्यू गुण बाई 4 पाई M बाई आर क्यू रूट अंडर 1 + 3 cos। एकदम रिलेट हो गया ना बच्चा। अच्छा, इसके बाद 7 नंबर में, 7 नंबर में वो तो 6 हो गया। 7 नंबर में टॉर्क ऑन डायपोल। यहां टॉर्क क्या लगेगा? डायपोल। डायपोल का तो मैग्नेटिक डायपोल यहां हो जाएगा बच्चे। मैं डायपोल लिख रहा हूं लेकिन आप माइंड में रखिएगा मैग्नेटिक डायपोल, या चाहे तो आप लिख भी सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल। टॉर्क डायपोल कितना लगेगा? टॉर्क की वैल्यू वहां पे M, वहां पे P क्रॉस E, तो P था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहां जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M, E के जगह पर B। सब प्रूव कर दिया, ऐसे हवाबाजी में नहीं लिखा रहा हूं, सब यहां भी मैंने प्रूव करा। जो वहां मेहनत किया था वो यहां भी किया है। 8 में बर्डन ड्यू टू रोटेशन, 8 में वर्क डन। सामने सामने लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं है, सामने सामने तीर दे देकर जैसे लिखे थे पहले वैसे ही। वर्क डन ड्यू टू रोटेशन। बताइए रोटेशन के कारण कितना बर्डन करना पड़ेगा हमें? बर्डन कितना करना पड़ेगा रोटेशन के कारण? तो वहां पे बर्डन करना पड़ा था कितना? PE cos θ1 - cos θ2। ये देखिए यहां करना पड़ेगा MB cos θ1 - cos θ2। ये देखिए, और 9 इधर लिख देता हूं, 9 9 9 ये यही लिखता हूं, छोड़िए। 9 में यहां क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां भी होगा पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो जाएगा बोलिए? पोटेंशियल एनर्जी वहां कितना है? U U U U U U। पोटेंशियल एनर्जी जो U है वहां यहां कितना एनर्जी? इक्वल टू U U U। U की वैल्यू माइनस P डॉट E, तो यहां कितना हो जाएगा? -M डॉट B। मतलब कहने का मतलब -MB cos θ ना, इक्वल टू -MB cos θ। तो आपके सामने पूरा का पूरा रिजल्ट है बच्चे। 6 के सामने 6, 7 के सामने 7, 8 के सामने 8, 9 के सामने 9। तो मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, बढ़िया से। मेरी बातें आपको जो मैंने इसको उसको रिलेट किया वो भी समझ में आ रहा होगा कि कैसे रिलेट कर लिया। कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। और आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो, मेहनत कीजिएगा तो समझ में आएगा ही आएगा। नोट कीजिए, इससे पूरे को नोट कीजिए, तो सामने सामने नोट कीजिएगा। ओके, कर लिए नोट? क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है, वेल डन। बहादुर जैसा बात, बहादुर जैसा हुआ बच्चे, बहादुर लोगों जैसा। ये लीजिए पूरा साफ कर दे रहा हूं। ओके, ये लीजिए, आप लोग नोट कर लेते हैं तो मुझे भी तो अच्छा लगता है ना कि आप लोग सीख गए हैं। बहुत बढ़िया लगता है, मुझे लगता है कि नहीं आप लोग सीखे, बढ़िया से नोट किए, नोट्स बना के बढ़िया से सुंदर से पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है देखकर। एक टीचर्स का सिर्फ जो होता है ना करेक्शन स्टूडेंट्स के साथ, वो पैसे का सिर्फ नहीं होता है। वो पैसा तो एक अलग चीज होता है अपनी जगह पर, लेकिन जो इमोशनल कनेक्शन होता है ना वो एक अलग होता है। टीचर का स्टूडेंट के प्रति या स्टूडेंट का टीचर के प्रति। स्टूडेंट्स लोग भी तो टीचर से जुड़े हुए होते हैं ना इमोशनली, तो वहां एक इमोशंस सिर्फ ओनली एंड ओनली इमोशंस होता है, वहां कोई फायदा घाटा नहीं होता है। तो वो इमोशंस का आप लोग कदर करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, और मैं तो करता ही हूं। मैं तो आप लोग को पढ़ा ही रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। आप कितना मेहनत कर रहे हैं ये निर्भर करता है आपके सफलता को आगे लेकर जाने के लिए। आप कितने शिद्दत से पढ़ रहे हैं ये निर्भर करता है कि आप आगे जाकर कितना सफल
बनेंगे। अगर आप नहीं मेहनत कीजिएगा बच्चे तो कोई भी आपको आगे नहीं लेकर जाएगा, ये बात याद रखिएगा। कोई आज तक लेकर गया ही नहीं है किसी को। बड़े से बड़े स्टार्स के बच्चों को भी कभी कभी देखते हैं फ्लॉप होते हुए, क्योंकि वही नहीं मेहनत करता तो मम्मी पापा क्या करेंगे। पापा स्टार थे, बच्चा मेहनत करेगा नहीं तो क्या होगा, कोई उपाय नहीं है। हर किसी को अपने बल पे आगे जाना होता है। ओके, तो मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आज का क्लास आप समझ गए होंगे। आपसे इतना तो आशा कर ही सकते हैं। बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, कोई पॉइंट्स में दिक्कत होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी तो अपने दम पे आगे चलने के लिए आप लोग जानते ही, आप लोग बोलते भी हैं और मैं भी आप लोगों से कहता हूं कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो पहले अपने अकॉर्डिंग सर्च कीजिए, इंटरनेट पे, गूगल पे या कहीं भी, कोई भी कहीं भी, सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह, या कहीं भी आप अपने अकॉर्डिंग उससे पहले सर्च कीजिए। और सर्च करने के बाद जब आपको लगे कि हाँ सर ठीक है, अब हमसे नहीं हो पाएगा अपने, तब हमारे पास आइए। वैसे आपका माइंड का ना वो मेमोरी पावर होता है, खुद आगे बढ़ने की शक्ति, वो सब इंक्रीज होता है। तो मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।